हेलो एवरीवन, वेलकम टू IQ टैब। आज हम इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत का चैप्टर 20 जो कि है सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कंटिन्यू करेंगे। कल की वीडियो में हमने इस चैप्टर को स्टार्ट कर दिया था। देन हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऑल दो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को डिटेल में नहीं दे रखा, बट आर्टिकल 74-75 में देखने को मिलेगा कि किस तरीके से हमारे जो मिनिस्टर्स हैं उनको अपॉइंट कैसे किया जाता है, उनका टेन्योर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, ओथ, सैलरी, अलाउंस, ये सब क्या है, तो वो हमने अच्छे से देख लिया था। तो इसके अलावा हमने आर्टिकल 77 देखा था कि किस तरीके से कंडक्ट जो है बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का किया जाता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस कौन बनाता है। आर्टिकल 78 में हमने ड्यूटीज़ देखी थी, प्राइम मिनिस्टर की क्या ड्यूटी है। आर्टिकल 88 में क्या क्या राइट्स हैं मिनिस्टर्स को जो मिले हैं एज रिस्पेक्ट ऑफ द हाउस। एंड हमने देखा कि नेचर ऑफ एडवाइस जो दी जाती है प्राइम मिनिस्टर्स के द्वारा, तो किस तरीके से बाइंडिंग होती है प्रेसिडेंट को। देन हमने देखा कि अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर्स का कौन अपॉइंटमेंट करता है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर बेसिकली रिकमेंड करते हैं प्रेसिडेंट को नेम्स कि किन मेंबर्स को आपको मिनिस्टर अपॉइंट करना है, उसके बाद प्रेसिडेंट उनको अपॉइंटमेंट करते हैं। देन हमने ओथ एंड सैलरी ऑफ मिनिस्टर्स को अच्छे से समझ लिया था। एंड हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिनिस्टर्स हमने देखा, यहाँ पे हमने कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी देखा कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है उनकी लोकसभा के लिए होती है, एंड इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके लिए होती है, प्रेसिडेंट के लिए होती है। ठीक है, इसके अलावा लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी देखा जो कि ब्रिटेन में एग्जिस्ट करता है, जहाँ पे उनके जो मिनिस्टर्स होते हैं, जो भी ऑर्डर निकाला जाता है किंग के द्वारा, जो भी पब्लिक एक्ट निकाला जाता है उसमें काउंटर साइन किया जाता है मिनिस्टर के द्वारा। बट ये चीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन नहीं की गई है। यानी हमारे अगर पूछा जाए कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है और एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे मिनिस्टर्स को नहीं दी गई है। तो यहाँ तक हमने कल की वीडियो में अच्छे से डिस्कस कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे क्या है कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं उसमें आपको 3 कैटेगरीज देखने को मिलेगी। सबसे पहले आपके कैबिनेट मिनिस्टर्स होंगे, यानी सबसे ऊपर जिनकी रैंक होगी मिनिस्टर्स की वो कैबिनेट होंगे। उसके नीचे आपके मिनिस्टर ऑफ स्टेट आएंगे एंड उसके नीचे आपके डिप्टी मिनिस्टर्स होंगे। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है इसका नाम जो है बेसिकली इसकी जो डेजिग्नेशन है वो 1952 में जो है मिनिस्टर ऑफ कैबिनेट रैंक कर दी गई थी। ठीक है, तो याद रखना कि 1952 में मिनिस्टर ऑफ स्टेट को मिनिस्टर ऑफ कैबिनेट रैंक कहा जाता था, बट इन 1957 में देखा जाए तो वापस से जो नाम था पहले वाला उसको रिस्टोर कर दिया गया, यानी आज की डेट में इसको मिनिस्टर ऑफ स्टेट ही कहा जाता है। ठीक है, अब आप सोचेंगे इन तीनों में डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस जो है बेसिकली लाई करते हैं इनकी रैंक पे कि इनकी की जो सबसे ऊपर जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनकी रैंक सबसे ज़्यादा होगी, उसके बाद मिनिस्टर ऑफ स्टेट होंगे, फिर उसके बाद डिप्टी मिनिस्टर्स की होंगी। ठीक है, इसके अलावा जो अमोलमेंट्स मिलते हैं, पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस दी जाती है, तो उस बेसिस में इन 3 कैटेगरीज को हमने डिवाइड कर रखा है। एट द टॉप ऑफ दीज मिनिस्टर्स स्टैंड द प्राइम मिनिस्टर। तीनों मिनिस्टर्स के सबसे ऊपर कौन होते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं। यानी जो भी मिनिस्टर्स होते हैं वो किसके अंडर काम करते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर के अंदर। यानी प्राइम मिनिस्टर जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कैबिनेट, इन सब के हेड माने जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हमने डिस्कस कर ली। 1952 में मिनिस्टर ऑफ स्टेट का जो नाम था मिनिस्टर ऑफ कैबिनेट रैंक क्या कर दिया था, बट 1957 में वापस से इसको रिस्टोर कर दिया गया। अब हम देखते हैं कि जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो हेड करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज़ उनको दी जाती है, इसलिए वो कैबिनेट के अंदर उनको रखा जाता है। तो जैसे आपको होम मिनिस्ट्री के जो मिनिस्टर होंगे, डिफेंस मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है, ये कुछ इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है। ठीक है, और इनके जो मिनिस्टर्स होंगे वो कैबिनेट के अंदर बैठते हैं और डिसीजन लेते हैं। दे आर मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट, ये सब कैबिनेट के मेंबर होते हैं। और क्योंकि कैबिनेट के मेंबर हैं तो ये जो भी मीटिंग्स होती है कैबिनेट की उसमें वो अटेंड करते हैं और अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डिसाइडिंग द पॉलिसीज़। यानी कि कैबिनेट में मैंने जैसे आपको बताया था करीबन 20 से 30 मैक्सिमम मिनिस्टर्स यहाँ पे होंगे, और केवल जो इंपॉर्टेंट मिनिस्टर होंगे, जो भी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री होंगे, वो यहाँ पे बेसिकली प्रेजेंट होंगे और इनका मेन काम क्या है, पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करना। ठीक है, तो इनकी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होती है कैबिनेट मिनिस्टर्स की। दस द रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सटेंड ओवर द इंटायर गैम्यूट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, यानी जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में आप देख सकते हो जो भी रूलिंग पार्टी है उसमें बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, बट उन सभी मेंबर्स में से कुछ ही मेंबर्स ऐसे होते हैं जिन्हें इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री असाइन की जाती है, एंड वो जो इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री उन्हें दी जाती है वो मिनिस्टर जो है कैबिनेट के अंदर बैठते हैं और पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करते हैं। तो ये चीज़ हमने कैबिनेट के बारे में पढ़ लिया। अब हम चलते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट बेसिकली क्या है। ठीक है, तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट में आपको देखने को मिलेगा दे कैन आइदर बी अ गिवन इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखते हो मिनिस्ट्री होती है और मिनिस्ट्री के नीचे आपको बहुत सारे डिपार्टमेंट्स देखने को मिलते हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे जो भी मिनिस्ट्री आज की डेट में है उसकी कौन कौन से मिनिस्टर है, वो भी हम एक बार डिटेल में देख लेंगे। बट आपको यहाँ भी ये ध्यान में रखना है कि मिनिस्ट्री होती है, उस मिनिस्ट्री के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। तो जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं या तो उन्हें इंडिपेंडेंट चार्ज मिल जाएगा पूरी मिनिस्ट्री का, या फिर जो मिनिस्ट्री के अंदर डिपार्टमेंट्स होते हैं उस डिपार्टमेंट का इंडिपेंडेंट चार्ज मिल जाएगा। ठीक है, अब इस इंडिपेंडेंट चार्ज का मतलब क्या है वो भी हम अभी आगे देखेंगे। ठीक है, तो एक तो इस तरीके के मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं, दूसरे मिनिस्टर ऑफ स्टेट वो होते हैं जिनको इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं मिलता मिनिस्ट्री का और ना ही डिपार्टमेंट का, बट दे आर अटैच्ड टू कैबिनेट मिनिस्टर, यानी कि जो टॉप में आपके कैबिनेट मिनिस्टर है उनके साथ वो अटैच्ड होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं केस ऑफ अटैचमेंट। ठीक है, अगर मान लो कैबिनेट मिनिस्टर के साथ अटैच्ड होंगे तो उस केस में उन्हें क्या चार्ज दिया जाएगा,
इट में आइदर बी गिवन द चार्ज ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ द मिनिस्टर, यानी कि जो मिनिस्ट्री है उसमें मान लो बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, उस डिपार्टमेंट का जो मिनिस्टर है, ठीक है, तो यानी कि जो डिपार्टमेंट है उस मिनिस्ट्री का, उस मिनिस्ट्री को कौन हेड कर रहे हैं, कैबिनेट मिनिस्ट्री हेड कर रहे हैं। तो भले ही उस मिनिस्ट्री को कैबिनेट मिनिस्टर हेड कर रहे हो, बट वो जो डिपार्टमेंट है उसको चार्ज कौन दे दिया जाएगा, मिनिस्टर ऑफ स्टेट को, ठीक है। और क्योंकि उस मिनिस्ट्री को हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हेड कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है उन्हें इंडिपेंडेंटली यहाँ पे काम नहीं कर सकते। जो भी स्पेसिफिक आइटम्स ऑफ वर्क उन्हें अलॉट किए जाएंगे कैबिनेट मिनिस्टर के द्वारा, वही काम उनको वहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये फ़र्क होता है अटैचमेंट में, बिकॉज आप यहाँ पे कैबिनेट मिनिस्टर के साथ अटैच्ड हो, कहीं ना कहीं आपको कैबिनेट मिनिस्टर के द्वारा जो भी गाइडलाइंस, जो भी काम दिए जाएंगे उनको आपको फॉलो करना, उनको जो भी टाइम आपको दिया जाएगा उस टाइम पीरियड में आपको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे बोला गया था इन केस ऑफ अटैचमेंट में दो चीज़ें होंगी। पहला कि उन्हें चार्ज दिया जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द कैबिनेट मिनिस्टर, और यहाँ पे और था, ठीक है, जो मैं बताना भूल गई। तो या तो उनके साथ ये हो सकता है कि जो भी डिपार्टमेंट है ऑफ मिनिस्ट्री का जो भी डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट को हेड कर रहे हैं कैबिनेट मिनिस्टर, तो उसका चार्ज उन्हें मिल जाएगा, या फिर उन्हें कुछ काम दे दिया जाएगा रिलेटेड टू दैट मिनिस्ट्री, यानी जो भी मिनिस्ट्री होगी, जिस भी मिनिस्ट्री के लिए उन्हें एज अ मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनाया गया है, तो उस मिनिस्ट्री का कुछ काम होगा जो उनको असाइन कर दिया जाएगा, और वो मिनिस्ट्री कौन हेड कर रहा होगा, कैबिनेट मिनिस्टर हेड कर रहा होगा, ठीक है। तो भले ही उनको डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्टर का चार्ज मिल जाए, उस केस में भी उनको कौन हेड कर रहा है, मतलब उनके ऊपर कौन है, कैबिनेट मिनिस्टर है, या फिर उन्हें जिस मिनिस्ट्री का काम दिया गया है वो काम कौन दे रहा है, उन्हें कैबिनेट मिनिस्टर दे रहे हैं। तो आप देखोगे बोथ ऑफ द केसेस, यानी दोनों केसेस के अंदर दे वर्क अंडर द सुपरविजन एंड गाइडेंस एज वेल एज अंडर द ओवरऑल चार्ज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैबिनेट मिनिस्टर। यानी यहाँ पे उनको इंडिपेंडेंस नहीं दी गई है कि अपने हिसाब से कुछ भी कर सके, कोई भी डिसीजन ले सके, कहीं ना कहीं उनके ऊपर सुपरविजन है, गाइडेंस है, किसकी, कैबिनेट मिनिस्टर की। अब हम देखते हैं सेकंड केस, जहाँ पे बोला गया था कि अगर हमने देखा था मिनिस्टर ऑफ स्टेट दो तरीके के होते हैं, या तो उन्हें इंडिपेंडेंट चार्ज मिल जाए मिनिस्ट्री या फिर डिपार्टमेंट का, या फिर वो अटैच रहे कैबिनेट मिनिस्टर से। तो अटैच वाला हमने अभी डिस्कस कर लिया। अब हम देखते हैं कि अगर उन्हें इंडिपेंडेंट चार्ज मिल जाए किसी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट का, तो उस केस में उन्हें क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करने को मिलते हैं। तो इन केस ऑफ इंडिपेंडेंट चार्ज दे परफॉर्म द सेम फंक्शन एंड एक्सरसाइज द सेम पावर इन रिलेशन टू देयर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट एज द कैबिनेट मिनिस्टर डू। यानी कि जो भी पावर्स, जो भी फंक्शन से कैबिनेट मिनिस्टर के होते हैं, उस केस में जो भी मिनिस्टर ऑफ स्टेट को जो भी मिनिस्ट्री दी गई है काम करने के लिए, या फिर उस मिनिस्ट्री का पर्टिकुलर डिपार्टमेंट दिया गया है, तो वहाँ पे वो इंडिपेंडेंटली अपने हिसाब से जो है कोई भी फंक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं और कोई भी काम कर सकते हैं। उनकी जो पावर होगी सेम होगी कैबिनेट मिनिस्टर की तरह। यानी इस केस में वो कैबिनेट मिनिस्टर के अंडर काम नहीं कर रहे, उनके सुपरविजन के अंदर काम नहीं कर रहे, उनको एक इंडिपेंडेंट चार्ज मिल चुका है एक पर्टिकुलर मिनिस्ट्री का, और वो चाहे तो अपने हिसाब से वहाँ पर डिसीजन ले सकते हैं, पॉलिसीज़ बना सकते हैं, ठीक है। तो ये दो तरीके के मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं। पहला कि उन्हें कैबिनेट मिनिस्टर के जैसे फंक्शंस मिलते हैं, उनकी तरह वो काम कर सकते हैं, इंडिपेंडेंस मिलती है। दूसरा कि उन्हें या तो उन्हें कैबिनेट मिनिस्टर के अंडर रहकर काम करना पड़ता है, ठीक है। अब हम देखते हैं, क्योंकि ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट है तो कुछ ना कुछ डिफरेंस तो होगा कैबिनेट मिनिस्टर से इनका। तो डिफरेंस क्या है वो हम देखते हैं कि ये जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है दे आर नॉट द मेंबर ऑफ द कैबिनेट। भले ही उन्हें इंडिपेंडेंट चार्ज मिल जाए किसी मिनिस्ट्री का या फिर डिपार्टमेंट का, बट इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो कैबिनेट मिनिस्टर कहलाए जाएंगे, ठीक है। उनका जो डेजिग्नेशन है वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट ही रहेगा, ठीक है। तो क्योंकि वो कैबिनेट के मेम्बर्स नहीं हैं, इसलिए वो अटेंड नहीं कर सकते कैबिनेट की मीटिंग्स को, बिकॉज कैबिनेट में जो भी मीटिंग्स हो रही है उसको अटेंड करने की पावर हमारे सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर्स के पास है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है उस मीटिंग को अटेंड नहीं कर सकते अनलेस स्पेशली इन्वाइटेड व्हेन समथिंग रिलेटेड टू द मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट आर कंसर्न बाय द कैबिनेट, ठीक है। तो ऑल्दो वो मेंबर नहीं है कैबिनेट के, इसलिए कैबिनेट की मीटिंग को अटेंड नहीं कर सकते, बट उन्हें अगर मान लो उनकी मिनिस्ट्री या फिर उनके डिपार्टमेंट से रिलेटेड अगर कुछ काम है वहाँ पर, या फिर जो भी मतलब बेसिकली जो भी मीटिंग वहाँ पर हो रही है, कहीं ना कहीं उनका मिनिस्ट्री से रिलेटेड वो मीटिंग की जा रही है, या फिर जो भी डिपार्टमेंट उन्हें दिया गया उससे रिलेटेड कोई मीटिंग की जा रही है, तो उन्हें स्पेशली वहाँ पे इनवाइट किया जा सकता है। बिकॉज क्योंकि आप एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट हो और आपको एक पर्टिकुलर मिनिस्ट्री या फिर डिपार्टमेंट दे रखे हैं, तो भाई इससे रिलेटेड हम कुछ मतलब चर्चा कर रहे हैं, तो आपका यहाँ पे होना ज़रूरी है। तो उस केस में वो वहाँ पे आ सकते हैं, उस मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं, यानी एक स्पेशल इन्वाइटी के तौर पर वो वहाँ पे आ सकते हैं। बट क्योंकि वो मेंबर नहीं है कैबिनेट के, तो वो सारी की सारी जो कैबिनेट की मीटिंग्स होती हैं उसको वो अटेंड नहीं कर सकते। कौन? हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मिनिस्टर ऑफ स्टेट समझ लिया। अब हम देखते हैं उसके बाद जो नेक्स्ट रैंक आती है वो होती है डिप्टी मिनिस्टर की। डिप्टी मिनिस्टर वो होते हैं जिनको ना ही इंडिपेंडेंट चार्ज दिया जाता है कोई मिनिस्ट्री को, ना ही डिपार्टमेंट, ठीक है। यानी इनको ना ही कोई भी मिनिस्ट्री का इंडिपेंडेंट चार्ज है, ना ही कोई डिपार्टमेंट इनको दिया गया है। तो इनका काम बेसिकली क्या है, दे आर अटैच टू द कैबिनेट मिनिस्टर्स और दी मिनिस्टर ऑफ स्टेट। यानी सबसे ऊपर जो आपके कैबिनेट मिनिस्टर है, उनके नीचे जो आपके मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, तो इन दोनों को कहीं ना कहीं हेल्प करते हुए नजर आएंगे हमारे डिप्टी मिनिस्टर्स, ठीक है। तो यानी जो भी कह सकते हैं काम इन्हें दिया जाएगा कैबिनेट मिनिस्टर के द्वारा, तो वो काम को वो करेंगे, या फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट के द्वारा जो काम दिया जाएगा तो वो उनको बेसिकली करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखते बोला गया है कि दे असिस्ट देम इन देयर एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल एंड
पार्लियामेंट्री ड्यूटीज़, यानी जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़ होती हैं, ठीक है, कोई भी पॉलिटिकल ड्यूटीज़ होती हैं या पार्लियामेंट्री ड्यूटीज़ होती है, इन सब ड्यूटीज़ को करने के लिए जो भी कैबिनेट मिनिस्टर्स करते हैं या फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट ड्यूटीज़ करते हैं, तो उनको यहाँ पे असिस्ट करते हैं, मतलब कहीं ना कहीं हेल्प देने का काम हमारे डिप्टी मिनिस्टर्स करते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे भी सेम बात है, क्योंकि ये डिप्टी मिनिस्टर्स जो है कैबिनेट के मेंबर नहीं है, इसलिए कैबिनेट की मीटिंग को अटेंड नहीं कर सकते। इट मस्ट बी मैंशनड हेयर दैट देयर इज़ वन मोर कैटेगरी ऑफ मिनिस्टर। देखिए आपको एक और कैटेगरी ऑफ मिनिस्टर दिखेगी जिसको हम पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज कहते हैं। दे आर दी मेंबर ऑफ द लास्ट कैटेगरी ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं उसकी सबसे लास्ट कैटेगरी होती है हमारे पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी की, जिसको विच इज़ ऑल्सो नोन एज मिनिस्ट्री भी बोलते हैं। तो इसका बेसिकली काम क्या होता है पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी का, तो दे हैव नो डिपेंडेंट अंडर देयर कंट्रोल, दे हैव नो डिपार्टमेंट अंडर देयर कंट्रोल, यानी इनके पास कोई भी डिपार्टमेंट नहीं होता। दे आर अटैच टू दी सीनियर मिनिस्टर, यानी जो भी सीनियर मिनिस्टर्स होते हैं उनके साथ ये अटैच्ड होते हैं एंड असिस्ट करते हैं उनको, जो भी ड्यूटीज़ उन्हें मिली हुई है पार्लियामेंट्री ड्यूटीज़ वगैरह जो भी सीनियर मिनिस्टर करते हैं, तो उनकी एक तरह से हेल्प करने के लिए पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज़ को रखा जाता है। हाउएवर सिंस 1967 से देखा जाए तो कोई भी पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी को अभी तक अपॉइंट नहीं किया गया है, यानी लास्ट टाइम जो किया गया था वो कह सकते हैं 1967 से पहले किया गया था। उसके बाद से 1967 के बाद से कोई भी पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी को अभी तक अपॉइंट नहीं किया गया है। फर्स्ट फेज़ में जहाँ पे पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी को देखा गया था तो राजीव गांधी की गवर्नमेंट है, जहाँ पर उन्होंने कुछ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज़ को अपॉइंट किया था अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर। इसके अलावा हम बात करते हैं तो कभी कभी क्या होता है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उनके अंदर आप डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को भी आप इंक्लूड कर सकते हो। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर आर अपॉइंटेड मोस्टली फॉर पॉलिटिकल रीजंस की वजह से अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। तो वैसे भी आप देखते हो कि बहुत कम ही ऐसा होता है कि आप डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कर रहे हो। जैसा कि हमने पहले भी कहा था, भले ही उनका डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हो बट इसका मतलब ये नहीं है उनके पास प्राइम मिनिस्टर की जो भी पावर्स होती है वो उनके पास होती है, ठीक है। और कुछ पॉलिटिकल रीजंस ये हो सकते हैं कि मान लो कोई भी पार्टी कोalition में आई हो और वो चाहती हो कि भाई हमारा मेंबर भी पीएम बने, दूसरी पार्टी चाहती है मेरा मेंबर भी पीएम बने, तो एक को मतलब मेन पावर दे दी जाती है एज ए प्राइम मिनिस्टर, दूसरे को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है। तो नॉर्मली पॉलिटिकल रीजन से ही आपको ये पोस्ट देखने को मिलेगी, अदरवाइज इसके ऐसे कोई फंक्शंस नहीं होते। तो इन शॉर्ट हमने यहाँ पे क्या चीज़ देखा कि जो सबसे ऊपर हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर के अंदर आपकी क्या आती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर आपने सबसे पहले देखा कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, फिर हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं, उसके बाद डिप्टी मिनिस्टर्स होते हैं, फिर पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज हुआ करते थे, बट क्योंकि पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज अब 1967 के बाद नहीं बने तो सिर्फ मेन जो है आपके पास ये तीन ही हैं, यानी कि पहले कैबिनेट मिनिस्टर्स, देन मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड देन आपके डिप्टी मिनिस्टर्स। नेक्स्ट हम देखते हैं कि आज की डेट में 2022 में आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कौन कौन से आपको मेंबर्स देखने को मिलेंगे, तो वो हम एक एक करके देख लेते हैं। बिकॉज एक जनरल अवेयरनेस के लिए बहुत ज़रूरी आपको पता होना चाहिए कि जो भी करंट गवर्नमेंट है, मोदी गवर्नमेंट है, उनकी कैबिनेट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स शामिल है, या फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है बेसिकली उसमें कौन कौन से मिनिस्टर है और उनको कौन कौन सी मिनिस्ट्री असाइन की गई है, तो वो हम एक एक करके यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा कि हमारे PM है नरेंद्र मोदी जी, तो इनको कौन कौन सी मिनिस्ट्री मिल रखी है सबसे पहले वो हम देखते हैं। पहला मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशन, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का डिपार्टमेंट मिल रखा है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस इनके अंदर आता है, ऑल इंपॉर्टेंट पॉलिसीज इश्यूज एंड ऑल अदर पोर्टफोलियो नॉट अलॉटेड टू एनी मिनिस्टर, ठीक है। तो ये जो मेन चीज़ें हैं वो हमने हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अपने पास रख रखी है, ठीक है, यानी उनकी हेड है। अब हम देखते हैं कैबिनेट मिनिस्टर में कौन कौन से मिनिस्टर हैं। तो टोटल अगर देखिए तो कैबिनेट मिनिस्टर में आपको देखने को मिलेंगे टोटल 30 मिनिस्टर्स है, ठीक है, यानी हमने यही बात की थी कि ज़्यादा मिनिस्टर आपको कैबिनेट मिनिस्टर में नहीं दिखते, मोस्टली 20 से 30 जो होते हैं इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स उनको ही कैबिनेट में जगह मिलती है, और इनकी रैंक जो होती है बाकी सभी मिनिस्टर से काफ़ी ज़्यादा ऊपर होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे श्री राजनाथ सिंह जिन्हें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मिल रखा है, अमित शाह जैसे होम अफेयर्स एंड मिनिस्टर ऑफ कॉपरेशन, ठीक है, तो 2 मिनिस्ट्री इनको मिल रही है, एक होम अफेयर्स की और एक मिनिस्टर ऑफ कॉपरेशन। श्री नितिन जयराम गडकरी जिन्हें मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिल रखा है, निर्मला सीतारमन इनको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर मिल रखा है। इसके अलावा है श्री नरेंद्र सिंह तोमर, ठीक है, तो इनको क्या मिल रखा है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर जिन्हें मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर मिल रखा है, अर्जुन मुंडा मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर, श्रीमती जुबिन ईरानी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, श्री पीयूष गोयल को क्या क्या मिल रखा है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। तो आप देख सकते हो जो पीयूष गोयल है उन्हें 3 मिनिस्ट्री मिल रखी है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की भी, कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की भी और टेक्सटाइल की भी। नेक्स्ट हम देखते हैं श्री धर्मेंद्र प्रधान, इनको क्या मिल रखा है, तो ये है मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, तो इनको 2 मिनिस्ट्री मिल रही है, एजुकेशन की और स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की। इसके अलावा है श्री प्रहलाद जोशी जिसे मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, ठीक है। नेक्स्ट है श्री नारायण
टट्टू रानी, इन्हें मिल रखा है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। देन है श्री सरबंदा सोनोवाल, जिसको मिल रखा है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज एंड मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। ठीक है, तो इनको भी 2 मिनिस्ट्री मिल रखी है। सरबंदा सोनोवाल को एक मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज एंड मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। नेक्स्ट हम देखते हैं श्री मुख्तर अब्बास नकवी, इन्हें मिल रखा है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। डॉक्टर विजेंद्र कुमार, इन्हें मिल रखा है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्प्लॉयमेंट। श्री गिरिराज सिंह, जिन्हें मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज, यानी 2 मिनिस्ट्री मिल रखी है, एक रूरल डेवलपमेंट की और पंचायती राज की। नेक्स्ट है श्री ज्योतिराज सिंधे, जिन्हें मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का मिल रखा है। नेक्स्ट है श्री रामचंद्र प्रसाद सिंह, जिन्हें मिनिस्ट्री ऑफ स्टील मिला है। नेक्स्ट है श्री अश्विनी वैष्णव, जिन्हें मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, 3 मिनिस्ट्री मिल रखी हैं। नेक्स्ट देखते हैं श्री पशुपति कुमार प्रयास, इनको मिल रखा है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्री। ठीक है, नेक्स्ट है श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, जिन्हें मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति मिल रखी है। नेक्स्ट है श्री किरण रिजू, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। श्री राजकुमार सिंह, मिनिस्टर ऑफ पावर एंड मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। श्री हरदीप सिंह पुरी, जिन्हें मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। श्री मनसुख मंदाविया, जिनको मिल रखा है मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइज़र, तो इनको भी 2 मिनिस्ट्री मिल रखी है। इसके अलावा श्री भूपेंद्र यादव, इन्हें मिल रखा है मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एंड मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट है डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे, जिन्हें मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़ मिल रखी है। श्री परशोत्तम रूपाला, जिन्हें मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी मिल रखी है। नेक्स्ट है श्री जी कृष्ण रेड्डी, जिन्हें मिनिस्टर ऑफ कल्चर, मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म, मिनिस्टर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन मिल रखा है। एंड लास्ट आपके जो मिनिस्टर है कैबिनेट मिनिस्टर में, वो है श्री अनुराग सिंह ठाकुर, जिन्हें मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग एंड मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स मिल रखे हैं। तो यहाँ पे हमने कैबिनेट मिनिस्टर्स डिस्कस कर लिए। अब हम सेकंड इनके रैंक में कौन आते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट। तो हम वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट देखेंगे जिनको इंडिपेंडेंट चार्ज मिल रखा है, यानी उनकी जो पावर्स है सेम है जैसे कैबिनेट मिनिस्टर्स की होती है। ठीक है, तो पहला है मिनिस्टर ऑफ स्टेट है राव इंद्रजीत सिंह, जिन्हें मिल रखा है इंडिपेंडेंट चार्ज किसका, Minister of State independent charge of the Ministry of Statistics and Program Implementation, Minister of State independent charge of the Ministry of Planning, Minister of State in the Ministry of Corporate Affairs। ठीक है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इनको भी इंडिपेंडेंट चार्ज मिला है किसका, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। इसके अलावा मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस यानी PMO, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेज एंड पेंशन, देन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। तो आप देख सकते हो ये जो सारी मिनिस्ट्री है प्राइम मिनिस्टर और पर्सनल एंड एटॉमिक एनर्जी, तो कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर, हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास भी हमने देखने को मिला था। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है जिनके पास इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं है, यानी वो अटैच्ड हैं या तो डिपार्टमेंट से या फिर जो भी काम दिया जाता है कैबिनेट मिनिस्टर के द्वारा वो करते हैं। तो कौन कौन से ऐसे मिनिस्टर ऑफ स्टेट है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले श्रीपद यासु नायक, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवे एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, यानी जो भी इस मिनिस्ट्री के जो भी कैबिनेट मिनिस्टर होंगे उनकी हेल्प कौन करता है, ये वाले जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है उनकी हेल्प करेंगे, यानी जो भी काम उनको दिया जाएगा। बिकॉज आप सोच सकते हो इतनी बड़ी मिनिस्ट्री है, एक मिनिस्टर के द्वारा तो चलानी मुश्किल है, तो इसलिए उनको असिस्ट करने के लिए बाकी लोग भी होने चाहिए। ठीक है, तो इसलिए मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो उनको असिस्ट करते हैं। इसके अलावा श्री फज्ञान सिंह कुलस्ते, जिनको मिनिस्टर ऑफ स्टेट है किसके, वो इन द मिनिस्ट्री ऑफ स्टील एंड मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डिपार्टमेंट के। ठीक है, इसके अलावा श्री प्रहलाद सिंह पटेल, मिनिस्टर ऑफ स्टेट है किसके, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति एंड मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। श्री अश्विनी कुमार चौबे, तो ये हैं बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इन दी मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इसके अलावा श्री अर्जुन राम मेघवाल। ठीक है, तो ये है मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। इसके अलावा है जनरल रिटायर्ड VK सिंह, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे एंड मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन इनको दी गई है, मतलब एक तरह से अटैच्ड ऑफिस है उनका। इसके अलावा श्री कृष्ण पाल, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट है इन द मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री। नेक्स्ट है श्री दानवे राव साहेब दद्दाराव, इसको मिल रखा है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, कोल एंड माइन। नेक्स्ट है श्री रामदास अठावले, इन्हें मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट मिली इन द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। इसके अलावा है हमारा साध्वी निरंजन ज्योति, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट है इन द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। डॉक्टर रंजीव कुमार बलियान, मिनिस्टर ऑफ स्टेट है इन द मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी। श्री
नित्यानंद राय, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट है इन द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। इसके अलावा है श्री पंकज चौधरी, जिन्हें मिला है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। श्रीमती अनुप्रिया सिंह पटेल, इनको मिला है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। प्रोफेसर SP सिंह बाघेल, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। श्री राजीव चंद्रशेखर, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट है इन द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसके अलावा है सुश्री शोभा करंजले, इन्हें मिला है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर्स वेलफेयर। इसके अलावा है श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा, इन्हें मिला है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। इसके अलावा श्रीमती दर्शना विक्रम जारदोस, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल एंड मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। श्री वी मुरलीधरन, इनको मिला है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर या मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर को इनका टेस्ट ऑफिस है। इसके अलावा हम देखते हैं श्रीमती मीनाक्षी लेखी, ये है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर और कल्चर के। श्री सोम प्रकाश, ये है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट है द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री। रेणुका सिंह सरुता, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट है। श्री रामेश्वर तेली, ये किसके अंदर आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस एंड मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। इसके बाद है श्री कैलाश चौधरी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट है द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। इसके बाद है श्रीमती पूर्णा देवी, ये किसके अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के। श्रीमती A नारायण स्वामी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। नेक्स्ट है श्री कौशल किशोर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। श्री अजय भट्ट, मिनिस्टर ऑफ स्टेट है इन द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। श्री BL वर्मा, ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट है इन द मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन। श्री अजय कुमार है मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। देन है श्री देवनुष चौहान, ये है मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। देन है श्री भागवत खुबा, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी एंड द मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर। श्री कपिल मोरेश्वर पाटिल, ये है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के। सुश्री प्रतिमा भौमिक, ये है मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। डॉक्टर सुभाष सरकार, ये है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के, ठीक है। इसके अलावा डॉक्टर भागवत कृष्ण राव, ये है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। नेक्स्ट है आपके डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट है इन द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो बहुत से आपको देखने को मिलेंगे कि कुछ ऐसे मिनिस्टर ऑफ स्टेट इनके पास रिपीटेड आ रही है, बिकॉज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन किसी और को भी दिया, उसमें भी अटैच्ड है, तो कहीं ना कहीं बस उनको असिस्ट करने के लिए ये सब लोग आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा डॉक्टर भारती प्रवीण पवर, ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के। एंड श्री विश्वेश्वर टुडू, ये है मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर एंड जल शक्ति के। श्री शांतनु ठाकुर, ये मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के हैं। एंड डॉक्टर मुंजपारा महेंद्र भाई, ठीक है, इनको क्या मिला है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट है इन द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। श्री जॉन बरला, ये मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर के हैं। डॉक्टर L मुरुगन, ये हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग। नेक्स्ट है श्री नीतीश प्रमाणिक, ये है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के एंड मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स के मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देख लिया जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं और जितने भी मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज के हैं, वो सारी चीज़ें हमने देख ली, ठीक है। तो आई होप आपको जो करंट में क्या क्या चीज़ें हैं, किसको कौन सी मिनिस्ट्री मिल रही है, वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको इसे लर्न नहीं करना है, बस एक बार गो थ्रू करना है, सो दैट अगर न्यूज़ में आपको कोई भी इनमें से नाम अगर सुनाई देता है तो आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ ये चीज़ इसको दी गई थी या फिर ये मिनिस्टर इस चीज़ में इन्वॉल्व है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और कैबिनेट में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो जो वर्ड है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड कैबिनेट आर ऑफन यूज्ड इंटरचेंजेबली, आप देखने को मिलेगा इस वर्ड को यूज़ किया जाता है, ठीक है। बट आपको यहाँ पे एक डेफिनेट डिस्टिंक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। भले आप एक दूसरे को इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हो, बट इसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है, ठीक है। इनकी कंपोजिशन आपको अलग दिखेगी, इनके फंक्शंस अलग दिखेंगे, इनके रोल तक अलग दिखेंगे, तो वो डिफरेंस हम अभी देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, ठीक है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में आपको देखने को मिलेगा इट इज़ अ वाइडर बॉडी, बिकॉज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में आपने देखा कि सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स भी हैं, आपके मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी हैं, डिप्टी मिनिस्टर्स भी आते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको 60 to 70 मिनिस्टर्स आपको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में देखने को मिलेंगे। कैबिनेट बात करें तो इट इज़ अ स्मॉल बॉडी, ठीक है, एंड जिसमें से 15 से 20 मिनिस्टर देखने को मिलेंगे, बट अभी प्रेजेंट में आपको 30 मिनिस्टर्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं।
सेकंड डिफरेंस देखते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंक्लूड करते हैं, जैसे कि हमने देखा 3 कैटेगरी जो होती है मिनिस्टर की उसमें आती है। क्या पहला कैबिनेट मिनिस्टर्स के इसके अंदर आते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट और आपके डिप्टी मिनिस्टर। जबकि कैबिनेट के अंदर देखें तो सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर को ही इंक्लूड किया जाता है एंड ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के भी पार्ट होते हैं। इसके अलावा बात करते हैं कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है इट डज़ नॉट मीट, मतलब ये मिलती नहीं है एज अ बॉडी टू ट्रांजेक्ट गवर्नमेंट बिजनेस, इट हैज़ नो कलेक्टिव फंक्शंस नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को में जितने भी मिनिस्टर हैं सबको एक साथ बैठ के कोई मीटिंग वगैरह करनी पड़ती है या फिर कोई साल में इतनी बार मिलना होता है। नो, इसमें सिर्फ आपको डिफरेंट कैटेगरीज देखने को मिलेगी, बट इनको ज़रूरी नहीं है कि कोई भी गवर्नमेंट की बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए इन्हें बार बार मिलना होगा। तो कोई भी कलेक्टिव फंक्शन इनका नहीं है जो साथ में मिल के बैठ के ये लोग करें, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बट ये देखने को मिलता है कि जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, जो भी डिसीजन हमारी कैबिनेट लेगी उनको वो मिनिस्टर्स, उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जो भी मिनिस्टर्स हैं उन सभी को वो डिसीजन को फॉलो करना पड़ेगा। इन केस अगर कोई मिनिस्टर्स में एग्री नहीं करता तो जैसा कि हमने कल भी डिस्कस किया था कि या तो वो खुद रिज़ाइन कर दें या फिर प्राइम मिनिस्टर जो है उनको बोल देते हैं कि भाई आप रिज़ाइन कर लो बिकॉज आपका ओपिनियन जो है बाकी मिनिस्टर से काफ़ी अलग है। ठीक है, अब हम देखते हैं कैबिनेट का क्या डिफरेंस है कि कैबिनेट मीट एज अ बॉडी, वो एज अ बॉडी मीट करता है फ्रीक्वेंटली, बार बार, बिकॉज मीटिंग करनी पड़ती है पॉलिसीज़ में, डिस्कशंस करने पड़ते हैं बाकी मिनिस्टर्स के साथ। तो यूजुअली वंस इन अ वीक, यानी हफ्ते में कम से कम एक बार ही मिलते हैं ताकि अपने फंक्शंस को अच्छे से परफॉर्म कर सकें, डिसीजन ले सकें कि किस तरीके से गवर्नमेंट का बिजनेस कंडक्ट किया जाएगा। तो एक कलेक्टिव फंक्शन इनका होता है, यानी साथ में मिलके बैठते हैं, बातचीत करते हैं, डिस्कशंस करते हैं कि किस तरीके से पॉलिसी लेके आनी है। ठीक है, तो वो चीज़ हमें देखने को मिलेगी। तो आप देख सकते हैं कि भले ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैबिनेट को इंटरचेंजेबली वर्ड ये यूज़ किया जाता है, बट इन दोनों में आपको काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलेगा। नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं हम, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैबिनेट का है। ठीक है, तो पहला है कि मतलब फोर्थ डिफरेंस है कि इट इज़ वेस्टेड विद ऑल दी पावर बट इन थ्योरी, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास भी पावर्स होती है बट थ्योरेटिकल पावर होती है। प्रैक्टिकल देखा जाए ऑन ग्राउंड तो कौन काम करते हैं, हमारे कैबिनेट काम कर रहे होते हैं, वो डिसीजन ले रहे होते हैं, वो जो भी डिसीजन वो लेते हैं बाकी मिनिस्टर्स को, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को उसको फॉलो करना पड़ता है। कैबिनेट की बात करें तो इट एक्सरसाइज इन प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिकल वे में काम करते हैं एंड द पावर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड द एक्ट फॉर लेटर। ठीक है, नेक्स्ट है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फंक्शंस आर डिटरमाइंड बाय द कैबिनेट, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में ये क्या क्या फंक्शंस होंगे वो कौन डिटरमाइन करेगा, कैबिनेट डिटरमाइन करेंगे। बिकॉज आप देख सकते हो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जितने भी मिनिस्टर ऑफ स्टेट आते हैं, डिप्टी मिनिस्टर आते हैं, कहीं ना कहीं ये कैबिनेट मिनिस्टर के अकॉर्डिंग जो भी काम दिया जाता है, जो भी इनको फंक्शन से ड्यूटीज़ दी जाती है उसको बेसिकली वो असाइन करते हैं, उनको असिस्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के क्या क्या फंक्शंस रहने वाले वो कैबिनेट ही डिसाइड करती है। कैबिनेट के बारे में बात करें तो कैबिनेट डायरेक्ट करती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को बाय टेकिंग पॉलिसी डिसीजन विच आर बाइंडिंग ऑन ऑल द मिनिस्टर। ठीक है, तो याद रखना पड़ेगा कि जो 20-30 लोग जो कैबिनेट में बैठे हैं यही आपकी पॉलिसीज़ बनाएंगे पूरे भारत के लिए, और जो भी डिसीजन इन्होंने लिया है वो सभी मिनिस्टर्स को फॉलो करना पड़ेगा, उन पर बाइंडिंग होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंप्लीमेंट डिसीजन टेकन बाय द कैबिनेट। यस, यानी कैबिनेट ने जो डिसीजन ले लिया उसको इंप्लीमेंट करने का काम कौन करेगा, हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करेंगे। कैबिनेट सुपरवाइज करता है इम्प्लीमेंटेशन डिसीजन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, और जो भी इम्प्लीमेंटेशन करनी है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, वो इम्प्लीमेंटेशन वो सही से कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं तो उसको सुपरवाइज कौन करेगा, कैबिनेट करेगा। तो कैबिनेट देखेगा कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जो भी मिनिस्टर्स हैं उनको जो भी हमने काम दिया है वो अच्छे से कर रहे हैं नहीं कर रहे, इम्प्लीमेंटेशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे सेवन्थ डिफरेंस कि हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशन में इसका जिक्र आपको देखने को मिलेगा। एंड आर्टिकल 74 और 75 कहीं ना कहीं इसके बारे में बताता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कौन कौन से मिनिस्टर्स होंगे, उनकी कंपोजिशन क्या होगी, उनका अपॉइंटमेंट कैसा होता है, तो वो हमने कल की वीडियो में अच्छे से डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा उनका साइज़ क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है। ठीक है, इट्स साइज एंड क्लासिफिकेशन आर हाउ नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, बट आपको देखना पड़ेगा कितना साइज़ होना चाहिए, मतलब कितने मिनिस्टर्स यहाँ प्रेजेंट होनी चाहिए, कितना कैसे क्लासिफिकेशन करना है, वो चीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। इसके अलावा आर्टिकल 74-75 में आपको देखने को मिलेगा कि मिनिस्टर की क्या क्या सैलरीज होनी चाहिए, अलाउंस होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलेंगी। तो इसका साइज़ बेसिकली फिर कौन डिटरमाइन, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिखा नहीं है कि भाई इतने इतने ही होने चाहिए। तो इसका साइज़ जो डिटरमाइन किया जाता है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर ही कहीं ना कहीं चुनते हैं ना कि भाई इस पर्टिकुलर MP को जो है मुझे मिनिस्टर बनाना है। तो इसलिए कहीं ना कहीं हमारे प्राइम मिनिस्टर को ये पावर है कि वो खुद डिसाइड कर सकता है कि उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कितने मिनिस्टर्स होने चाहिए अकॉर्डिंग टू दी एक्सीजेंसीज ऑफ द टाइम एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द सिचुएशन। बिकॉज टाइम उस समय कैसा है, कितनी रिक्वायरमेंट है आपको मिनिस्टर की, तो उसके हिसाब से प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करेंगे। इट्स क्लासिफिकेशन इनटू अ 3 टायर बॉडी इज़ बेस्ड ऑन द कन्वेंशन। ठीक है, तो ये 3 टायर बॉडी है। ठीक है, कि आपको कैबिनेट देखने को मिलेगा, उसके बाद मिनिस्टर ऑफ स्टेट देखने को मिलेंगे, उसके बाद डिप्टी मिनिस्टर। तो ये जो है बाय कन्वेंशन चली आ रही है, यानी कन्वेंशन यानी एक परंपरा टाइप है जो चली हुई आ रही है कि इतने ही ये क्लासिफिकेशन आपको देखने को मिलेंगे, बट कॉन्स्टिट्यूशन में क्लासिफिकेशन नहीं कर रखा। ठीक है,
तो ये कन्वेंशन ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट एज डेवलप्ड इन ब्रिटेन में, ब्रिटेन में डेवलप हुई, यानी ब्रिटेन जब हमारे अपने वहाँ पे मतलब करता था तो वहाँ पे भी आपको इस तरह से क्लासिफिकेशन देखने को मिलती थी। और क्योंकि ब्रिटिश लोग जब इंडिया में आए तो उन्होंने भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के थ्रू गवर्नमेंट को चलाते थे, तो उस टाइम भी ये होता था कि उन्होंने इस तरह से क्लासिफिकेशन किया था अपने मिनिस्टर्स का। तो बाय कन्वेंशन हम उसी चीज़ को हम भी फिर बाद में फॉलो करने लगे आफ्टर इंडिपेंडेंस। एंड आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि हाउएवर इट गॉट अ लेजिस्लेटिव सैंक्शन इससे मिल चुकी है इस क्लासिफिकेशन को। एंड दस द सैलरी एंड अलाउंस एक्ट ऑफ 1952 डिफाइन सम मिनिस्टर, वो डिफाइन करता है मिनिस्टर को एज अ मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट, ठीक है, बाय वट एवर नेम हो उसका कॉल्ड एंड इंक्लूड अ डिप्टी मिनिस्टर, ठीक है। बट ये सब चीज़ें एक एक्ट के थ्रू जो है लेजिस्लेटिव सैंक्शन मिल चुकी है इन सब चीज़ों को, ठीक है। तो ये हमने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का देखा। हम चलते कैबिनेट की। तो कैबिनेट के बारे में आपको देखने को मिलेगा कि इट वॉज इंसर्टेड इन आर्टिकल 352 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1978 बाय द 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में जो आया था, ठीक है। यानी हमारे कह सकते हैं कि हमारा जो ओरिजिनल टेक्स्ट था उसमें इंक्लूडेड नहीं था, ठीक है। इट डिड नॉट फाइंड अ प्लेस इन द ओरिजिनल टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। आपको कैबिनेट के बारे में कुछ नहीं नजर आएगा वहाँ पे, कैबिनेट कौन है, कितने मिनिस्टर है, क्या चीज़ होना चाहिए, तो कुछ भी आपका मेंशन नहीं है हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में। इसलिए बाद में 44th अमेंडमेंट के दौरान आर्टिकल 352 को ऐड किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है। नाउ ऑल्सो आर्टिकल 352 ओनली डिफाइन, अगर सिर्फ आर्टिकल 352 को देखें तो सिर्फ डिफाइन करता है द कैबिनेट, सेइंग दैट इट इज़ द काउंसिल कंसिस्टिंग ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड द अदर मिनिस्टर ऑफ कैबिनेट रैंक। यानी कि जो आर्टिकल 352 है उसमें भी आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं मेंशन की गई है कैबिनेट के बारे में, सिर्फ इतना लिखा हुआ है एक प्राइम मिनिस्टर होंगे, प्राइम मिनिस्टर के साथ कुछ मिनिस्टर्स होंगे जो कैबिनेट रैंक के होंगे, जिन्हें अपॉइंट किया जाएगा अंडर विच आर्टिकल नंबर 75 एंड डज नॉट डिस्क्राइब इट्स पावर, ठीक है। बस आर्टिकल 352 के अंदर कोई पावर्स नहीं डिस्क्राइब की गई, कोई फंक्शंस उनके डिस्क्राइब नहीं किए गए। तो हमें देखने को मिलेगा कि इन अदर वर्ड्स इट्स रोल इन अवर पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन द कन्वेंशन ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट एज डेवलप्ड इन ब्रिटेन। यानी कि जो भी रोल ये इनका होता है कैबिनेट मिनिस्टर का, जो भी इन्हें पावर्स मिलती है, कहीं ना कहीं ये भी कन्वेंशन के थ्रू चली भी आ रही है, बिकॉज ब्रिटेन में ये देखने को मिला था और ब्रिटेन से ही हमने ये चीज़ अडॉप्ट की है। तो हमारे यहाँ भी ये चीज़ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट किस तरीके से काम करेंगी, कैबिनेट के क्या क्या रोल होंगे पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव स्फेयर में, तो वो बाय कन्वेंशन चली आ रही है। यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो चीज़ मेंशन नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में कैबिनेट के बारे में सिर्फ एक आर्टिकल 352 में मेंशन है, वो भी सिर्फ ये चीज़ कि प्राइम मिनिस्टर होने चाहिए और उनके साथ कुछ मिनिस्टर्स होंगे जिनका रैंक क्या होगा, कैबिनेट रैंक होगा, ठीक है। बस ये चीज़, और उनको अपॉइंट किस तरह से किया जाएगा वो आर्टिकल 75 में मेंशन किया गया है। सिर्फ ये चीज़ हमारे आर्टिकल 352 के अंदर मेंशन की गई है कैबिनेट के बारे में। लास्ट डिफरेंस हम देखते हैं जहाँ बोला गया है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होंगे इट इज़ कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। तो ये चीज़ हमने कल भी देखी थी कि किस तरीके से ये जो भी काम करते हैं उनको कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है, जो भी आपके एमपीज़ हैं लोकसभा में, ठीक है। यानी एमपीज़ जो भी लोकसभा में उनसे सवाल जवाब पूछ सकते हैं, ठीक है। कैबिनेट की बात करें, इट इन्फोर्स कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू द लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। बिकॉज कैबिनेट भी तो आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्ट है। अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आप रिस्पॉन्सिबल है लोअर हाउस के, तो कैबिनेट भी जो है बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होंगे। और कहीं ना कहीं ये भी ध्यान रखते हैं, ये इन्फोर्स करते हैं कि जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, वो हमेशा लोअर हाउस के लिए बनी रहे, ठीक है। यानी कि हमारे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं वो इस कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को कभी भूले ना, उसे हमेशा ध्यान में रख के काम करें। ये चीज़ जो कैबिनेट इन्फोर्स करते हैं। तो यहाँ पे हमने अपने डिफरेंसेस को देख लिया। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे क्या है कैबिनेट का रोल, ठीक है। इतनी बातें हमने कर ली, तो एक्चुअली में कैबिनेट करता क्या है वो हम एक एक चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। पहला कि इट इज़ द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है इन अवर पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो भी डिसीजन लिया जाता है कैबिनेट के द्वारा लिया जाता है। इसके अलावा हम कह सकते हैं इट इज़ अ चीफ पॉलिसी फॉर्मुलेटिंग बॉडी है सेंट्रल गवर्नमेंट की, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट में जो पॉलिसी को फॉर्मुलेट करता है वो कौन होता है, कैबिनेट होता है। इसके अलावा कह सकते हैं इट इज़ अ सुप्रीम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की। मतलब एक तरह से मेन चीज़ आपको ये देखने को मिलेगी कि पॉलिसी बनाना, ठीक है। तो वही सब काम ही करते हैं। इसके अलावा इट इज़ अ चीफ कोऑर्डिनेटर होता है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से काम कर रहा है, तो कोऑर्डिनेशन सही से कर रहा है नहीं, तो वो उस चीज़ का ये ध्यान रखते हैं। इट इज़ एन एडवाइजरी बॉडी है टू दी प्रेसिडेंट के लिए, बिकॉज प्रेसिडेंट को एड एंड एडवाइस दी जाती है, कैबिनेट के द्वारा दी जाती है, और वो एडवाइस जो प्रेसिडेंट को दी जाती है वो बाइंडिंग होती है प्रेसिडेंट के ऊपर, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकता जो भी एडवाइस दी जाती है कैबिनेट के द्वारा प्रेसिडेंट को, तो जुडिशरी में उसको कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकता। इसके अलावा देखा जाए तो कैबिनेट इज चीफ क्राइसिस मैनेजर होते हैं एंड दस डील विद दी ऑल इमरजेंसी सिचुएशन से डील करते हैं, ठीक है। यानी इमरजेंसी सिचुएशन में किस तरीके से एडवाइस करनी है प्रेसिडेंट को ताकि प्रेसिडेंट वहाँ पे इमरजेंसी डिक्लेयर कर सके, तो वो सब चीज़ें कैबिनेट मिनिस्टर्स के द्वारा की जाती हैं। नेक्स्ट डे डील विद दी ऑल मेजर लेजिस्लेटिव एंड फाइनेंशियल मैटर्स से ये भी डील करते हैं, बिकॉज लॉ लेके आना, फाइनेंशियल मैटर्स में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होगा टैक्सेस का, कहीं ना कहीं वो सारी पॉलिसीज़ वगैरह यही लोग फॉर्मुलेट करते हैं। इट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर दी हायर अपॉइंटमेंट, यानी जो भी हायर पोस्ट की अपॉइंटमेंट होती है उसमें उनका कंट्रोल रहता है, जैसे कि
कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटी हो गई, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटी इन द सेंस जैसे आपके इलेक्शन कमिश्नर हो गए, यूपीएससी के चेयरमैन हैं और फाइनेंस कमीशन है, ठीक है। इस तरह से ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है इनमें कौन कौन से चेयरमैन के अपॉइंटमेंट किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये लोग भी डिसाइड करते हैं, ठीक है। इसके अलावा सीनियर सेक्रेटेरिएट में कौन होगा, ठीक है, कौन अपॉइंट करके आएगा, तो इनसे भी पूछा जाता है। नेक्स्ट दे डील विद दी ऑल फॉरेन पॉलिसीज़ एंड फॉरेन अफेयर, फॉरेन पॉलिसीज़ जो बनाई जाती है, फॉरेन अफेयर्स किए जाते हैं, तो उसमें भी इनका महत्वपूर्ण योगदान देखने को मिलता है। तो ये थे इंपॉर्टेंट रोल कैबिनेट मिनिस्टर्स की, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कंसेप्ट है किचन कैबिनेट। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा किचन कैबिनेट, ठीक है। तो यानी ये कैबिनेट का एक स्मॉल बॉडी होती है जिसमें आपको प्राइम मिनिस्टर देखने को मिलते हैं, ठीक है। यानी कैबिनेट की बात करें तो कैबिनेट अगर जब हमने इस पढ़ा था तो इसमें एक छोटी बॉडी होती है कैबिनेट जिसमें एक प्राइम मिनिस्टर होते हैं, इसके अलावा कुछ 15 से 20 आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनिस्टर होते हैं। एंड कैबिनेट को हम एक हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी कहते हैं द फॉर्मल सेंस में, ठीक है। हाउएवर अ स्टिल स्मॉलर बॉडी कॉल्ड द इनर कैबिनेट, बट उससे भी एक छोटी बॉडी होती है जिसे हम इनर कैबिनेट बोलते हैं या फिर किचन कैबिनेट बोलते हैं, जिसके पास कहीं ना कहीं रियल सेंट्रल पावर होती है, ठीक है। अब कौन कौन उसमें होता है वो हम देखते हैं। दिस इनफॉर्मल बॉडी, ये फॉर्मल बॉडी नहीं है, एक इनफॉर्मल बॉडी। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान में रखना है कि किचन कैबिनेट एक इनफॉर्मल बॉडी है जिसमें आपके प्राइम मिनिस्टर होंगे और उनके अलावा सिर्फ 2 या 4 कोई इन्फ्लुएंशियल कलीग्स हो सकते हैं उनके, जिनके ऊपर जो है प्राइम मिनिस्टर को फेथ होगा, जिसके साथ वो डिस्कशंस कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स का। नहीं, प्राइम मिनिस्टर को लगता है कि 2-4 जो लोग हैं उनको वो अपनी किचन कैबिनेट में रखेंगे, जो भी उनकी डेली लाइफ की प्रॉब्लम है या फिर कोई भी पॉलिसीज प्रॉब्लम है या फिर कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम है जिसको वो अच्छे से उनसे डिस्कस कर सकते हैं, उन पर फेथ रख सकते हैं वो, तो वो उन मेम्बर्स को अपनी किचन कैबिनेट में रखेंगे, ठीक है। इट एडवाइज द प्राइम मिनिस्टर ऑन द इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज़, ठीक है। तो जो भी पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज़ होते हैं उस रिलेटेड मैटर्स में ये एडवाइस करते हैं, साथ साथ असिस्ट करते हैं कोई भी क्रूशल डिसीजन को लेने में। इट इज़ कंपोज नॉट ओनली कैबिनेट मिनिस्टर बट ऑल्सो आउटसाइडर, यानी ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर्स इसके अंदर हो, बट इसके अलावा उनके कोई भी आउटसाइडर हो सकता है। आउटसाइडर में उनके कोई भी ऐसे दोस्त हो सकते हैं, ठीक है, कोई भी फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, तो वो किचन कैबिनेट में वो भी प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। तो यानी कैबिनेट मिनिस्टर्स तो हो सकते हैं बट इसके अलावा उनके फ्रेंड्स फैमिली वो भी किचन कैबिनेट में प्रेजेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखा जाता है कि अगर वो लोग जिनको आउटसाइडर को चुन रहे हैं प्राइम मिनिस्टर, अगर वो एफिशिएंट हैं, उन्हें पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में कुछ अच्छा एक्सपीरियंस है, तो वो जो एडवाइस दे रहे हैं तो हम मानते भी हैं कि प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस सही से मिल रही होगी। बट आप सोच सकते हैं अगर वो इतने एफिशिएंट नहीं है कोई भी पब्लिक डिसीजन लेने में, कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन लेने में, तो जो एडवाइस उनके द्वारा दी जाएगी प्राइम मिनिस्टर को, तो कितनी ज़्यादा ये उस समय रिस्क हो सकता है। बिकॉज प्राइम मिनिस्टर जो इन पर रिलाई करेगा, उन पे फेथ है, उन्हें जो भी डिसीजन लिया जा रहा है कहीं ना कहीं फिर कैबिनेट को बाईपास कर दिया जाएगा कि भाई डिसीजन किचन कैबिनेट ले लिया है, बाकी मिनिस्टर्स इसको कहीं ना कहीं जो है सहमति जताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे कहा गया है कि हर एक प्राइम मिनिस्टर जो होता है इंडिया में उसकी एक इनर कैबिनेट या फिर कह सकते हैं अ सर्कल विद इन अ सर्कल, यानी कैबिनेट तो थी बट कैबिनेट से भी एक छोटी बॉडी क्या है, किचन कैबिनेट है। ड्यूरिंग द एरा ऑफ इंदिरा गांधी के टाइम पे भी हमने देखने को मिला था इनर कैबिनेट थी विच केम टू बी कॉल्ड एज किचन कैबिनेट, उस समय कहा जाता था, जो कि इंदिरा गांधी के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा बहुत ही पावरफुल थी, ठीक है। अब मेन चीज़ आपको देखने को मिलेगी, कुछ इसके मेरिट्स है कुछ डीमेरिट्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मेरिट्स देखते हैं कि क्या फ़ायदा है किचन कैबिनेट होने का। तो सबसे पहला फ़ायदा है कि इट इज़ बिंग स्मॉल यूनिट, बहुत ही छोटी यूनिट है जिसमें गिनती के 2 या 4 मेंबर्स प्रेजेंट होंगे, चाहे वो आपके मिनिस्टर हो या फिर फैमिली या फ्रेंड्स हो। तो कोई भी बॉडी जो छोटी होती है तो डिसीजन लेने में काफ़ी इफेक्टिव होती है, बिकॉज जब भी आप कोई चीज़ को डिसाइड करना चाहते हो तो अगर कम लोग होंगे उस चीज़ में तो इफेक्टिवली वो डिसीजन लिया जाएगा। आप सोच सकते हो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में 70-80 मिनिस्टर्स होते हैं, तो वहाँ पे कोई डिसीजन लिया जाएगा तो कुछ ऐसे मिनिस्टर होंगे जो उसमें एग्री करें, कुछ नहीं। तो इसलिए हमने कैबिनेट बनाया जिसमें 20 से 30 लोग होते हैं, बट 20 से 30 लोग भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अगर कोई डिसीजन लेना है तो सबके पॉइंट्स अगर हम देखें, सबके व्यूज़ देखें, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से क्लैश कर रहे होते हैं, तो उस समय डिसीजन लेने में आपको देख सकते हैं काफ़ी डिले हो रहा है, बिकॉज एक कंसेंसस जो है वहाँ पे डेवलप नहीं हो पा रहा बहुत जल्दी से। बट हम किचन कैबिनेट की बात करते हैं तो वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हैं, 2 या 4 मेंबर्स होंगे, तो बहुत जल्दी कह लो या फिर बहुत इफेक्टिवली जो है वहाँ पे एक अच्छा डिसीजन जो है लिया जा सकता है इन लोगों के द्वारा, ठीक है। तो इसका ये फ़ायदा है कि कम लोग होंगे तो जल्दी से डिसीजन लिया जाएगा। सेकंड है कि इट कैन मीट मोर ऑफन, बिकॉज 3-4 लोग हैं, कभी भी फ्री रह सकते हैं। अगर फैमिली या फ्रेंड्स आपने उस कैबिनेट में रखा है तो हमेशा ही फ्री रहेंगे, तो आप जल्दी से मीट कर सकते हो। जबकि हम कैबिनेट मिनिस्टर्स की बात करें, अगर आपको उनसे मीटिंग करनी है तो कहीं ना कहीं जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनके पास अपनी अपनी मिनिस्ट्री हैं, तो बहुत टाइम निकाल पाना मीटिंग के लिए सबके लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। वैसे बोला जाता है कि हफ्ते में एक बार कैबिनेट मिनिस्टर्स को मीटिंग करनी है, बट क्योंकि उनके पास ऑलरेडी इतना वर्कलोड है तो हर टाइम पे कौन सा मिनिस्टर फ्री रहेगा कौन सा नहीं, तो डिफिकल्ट हो जाता है कि सबको एक साथ बैठाकर मीटिंग कर पाएँ। बट किचन कैबिनेट में आप देख सकते हो मोर ऑफनली वो मीट कर सकते हैं, और जब भी मिलेंगे अपने बिजनेस वगैरह को अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं कि किस तरीके से उसे और अच्छा बनाना है, एक्सपीडियसली जो है वहाँ पे रिजल्ट आ पाएगा, बिकॉज डिस्कशन होंगे, तो काफ़ी इफेक्टिव माना जाता है एज़ कम्पेयर टू लार्ज कैबिनेट के। थर्ड है यहाँ पे, इट हेल्प्स द प्राइम मिनिस्टर इन मेंटेनिंग द सीक्रेसी इन मेकिंग द डिसीजन ऑन इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इशूज़, बिकॉज जो भी पॉलिटिकल इशूज़ पे मान लो कोई भी डिस्कशन किया गया है तो किचन कैबिनेट में आप देख सकते हो 2 या 4 लोग हैं, तो आसानी से वहाँ पे
ठीक है। तो आसानी से वहाँ पे आप कह सकते हो कि कोई भी चीज़ सीक्रेट रख पाना ईजी है, बिकॉज 3-4 लोग हैं तो आप उन पे नज़र रख सकते हो कि किसी को पता ही नहीं। पर जहाँ पे 20-30 लोग हैं आपके कैबिनेट में और फिर आपको बोला जा रहा है कि इस पर्टिकुलर चीज़ को सीक्रेट रखना है, कोई मिनिस्टर इस चीज़ को बाहर डिटेल अभी मतलब लोगों को बताना थी, तो काफ़ी डिफिकल्ट है वहाँ पर उनको कंट्रोल में रख पाना। ठीक है, बट 2 से 3 लोग होंगे तो ईजिली आप उनको मैनेज कर सकते हो कि वो उस पर्टिकुलर चीज़ को जो है सीक्रेट रखें। ठीक है, तो ये 3 हमने फ़ायदे देख लिए किचन कैबिनेट के, बट कुछ डिमेरिट्स भी हैं। पहला डिमेरिट है कि ये कहीं ना कहीं रिड्यूस कर देगा अथॉरिटी एंड स्टेटस ऑफ द कैबिनेट। ठीक है, यानी कैबिनेट जहाँ पे ऑलरेडी आपने एक हायर रैंक के मिनिस्टर्स को अपॉइंट कर रखा है एंड जिनके पास आप देख सकते हो काफ़ी पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज भी है, उनको छोड़ के आप एक किचन कैबिनेट में जिसमें आप हो सकता है अपने फैमिली मेम्बर्स को रख रहे हो या फ्रेंड्स को रख रहे हो, तो कितना इफेक्टिवली वो डिसीजन दे पाएंगे। ठीक है, कहने की बात है कि छोटी बॉडी है, जल्दी से मिल पाएंगे, अच्छे से डिसीजन ले पाएंगे, बट उनका एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं कैबिनेट मिनिस्टर का जो एक्सपीरियंस है उनमें आपको काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर वो लोग इफेक्टिव हैं जिसको आप चुन रहे हो कैबिनेट में और उनके पास अच्छी नॉलेज है तब तो ठीक है कि जो डिसीजन वो लेंगे कहीं ना कहीं वो जनता के लिए सही होगा। बट अगर वो सही से डिसीजन नहीं ले रहे, उनके पास वो नॉलेज नहीं है, वो एक्सपीरियंस नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हो, कैबिनेट मिनिस्टर की जो नॉलेज है उनको कहीं ना कहीं आप मतलब मान नहीं रहे हो उनको, और कैबिनेट और जो किचन कैबिनेट जो डिसीजन ले रही है उसको फॉलो कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं कैबिनेट मिनिस्टर्स को भी लगेगा कि उनके पास इतनी पावर होने का भी कोई फ़ायदा नहीं है कि मतलब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है वो किचन कैबिनेट के द्वारा जो भी डिसीजन लिया जा रहा है उसी को फॉलो कर रहे हैं, बाद में डिसीजन को बोल दे रहे हैं हमें कि भाई इसको इम्प्लीमेंट करो, तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी सही नहीं है। सेकेंड डिमेरिट ये है कि इट सर्कमवेंट्स द लीगल प्रोसेस बाय अलाउइंग आउटसाइड पर्सन टू प्ले इन्फ्लुएंशियल रोल इन द गवर्नमेंट फंक्शनिंग। और एक तरीके से आप एक गवर्नमेंट को फंक्शन करने के लिए आप आउटसाइडर पर्सनस को बुला रहे हो और उनको कहीं ना कहीं जो है अथॉरिटी दे रहे हो कि आप जाके बताओ कि किस तरीके से काम करना चाहिए, किस तरीके से पॉलिसी लानी चाहिए। तो वो कहीं ना कहीं सही नहीं है कि आप जो ऑलरेडी जो अपॉइंटेड पर्सन है कैबिनेट मिनिस्टर्स है उनको ये ड्यूटी होनी चाहिए, उनका मेन रोल होना चाहिए, बिकॉज उनको कैबिनेट मिनिस्टर को हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी मानी जाती है, उनके पास एक्सपीरियंस भी है। तो कोशिश ये करनी चाहिए प्राइम मिनिस्टर को कि उनसे बेसिकली एडवाइस ले, उनसे बेसिकली डिस्कशंस करे पॉलिसीज़ का, देन कि वो किचन कैबिनेट बना के जो आउटसाइडर्स हैं उन पर रिलाई करे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो फिनोमिना है किचन कैबिनेट का, जहाँ पे डिसीजंस आर कुक्ड एंड प्लेस बिफोर द कैबिनेट, यानी कह सकते हैं कि किचन कैबिनेट यानी ऑल्दो ये किचन है तो किचन में क्या होता है, खाना बनाया जाता है, तो वही चीज़ यहाँ पे बोला जा रहा है कि यहाँ पे डिसीजन को कुक किया जाता है अच्छे मतलब कुक करना, इट मीन्स यहाँ पे डिसीजंस को आपने जो भी डिसीजन लेना है उसके बारे में अच्छे से बातचीत कर ली है, और बातचीत करने के बाद जो है प्राइम मिनिस्टर उसमें सहमत हो गए हैं और फर्दर उस डिसीजन को जो है बस ला के कैबिनेट के सामने रख दिया कि आप उसको अप्रूव कर दो। यानी कैबिनेट की कोई राय नहीं पूछी, उनसे कोई उस चीज़ के ऊपर डिस्कशन नहीं किया, बस डायरेक्टली आपने किचन कैबिनेट में कोई चीज़ डिसाइड कर दिया और उसको हमारे सामने कैबिनेट के सामने अप्रूव करने के लिए रख दिया। ठीक है, तो ये चीज़ जो है किचन कैबिनेट में होती है। ठीक है, और ये कुछ यूनिक नहीं है इंडिया में कि आपको देखने को मिलेगा, सिर्फ इंडिया में ऐसा देखने को मिलता नहीं, ये यूएसए में, ब्रिटेन में जो बड़ी बड़ी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वहाँ पे भी आपको इस तरीके से किचन कैबिनेट देखने को मिलेगी, विच इज़ क्वाइट पावरफुल इन्फ्लुएंशियल गवर्नमेंट डिसीजन में काफ़ी पावरफुल रोल प्ले करती है किचन कैबिनेट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा लास्ट है कि रोल डिस्क्रिप्शन, यानी वेरियस कमेंट देखने को मिलेगा कि पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो हैं या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स ये सब हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ कमेंट किया है हमारे कैबिनेट के रोल के ऊपर कि किस तरीके से हमारे कैबिनेट का काम देखने को मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले एक्सपर्ट की बात करते हैं, रामसे म्यूर। इनका मानना है कि कैबिनेट इज़ द स्टीयरिंग व्हील है ऑफ द शिप ऑफ द स्टेट, यानी जिस तरीके से शिप में एक स्टीयरिंग व्हील होती है कि आप जिस भी डायरेक्शन में शिप को घुमाना चाहते हो, स्टीयरिंग व्हील जिसके हाथ में वो आसानी से शिप को मूवमेंट कर सकता है। तो सिमिलरली हमारे कैबिनेट को एक स्टीयरिंग व्हील कहा गया है, यानी जो हमारा नेशन है, हमारी कंट्री है, उसको हम शिप कंसिडर करें तो जो स्टीयरिंग व्हील है वो किसके हाथ में, कैबिनेट के हाथ में। यानी कैबिनेट जिस भी डायरेक्शंस में नेशन को मूव करेगा, फिर जिस डायरेक्शन में वो चाहते हैं कि स्टेट काम करे तो उस तरीके से कैबिनेट जो करेगा। बिकॉज इस तरीके से हम कह सकते हैं कैबिनेट एक हायर डिसीजन मेकिंग बॉडी है, मतलब जिस तरीके से नेशन में पॉलिसीज लाई जाएंगी, डिसीजंस लिए जाएंगे, इंपॉर्टेंट एक्ट लाए जाएंगे, वो सब कौन डिसाइड करे, कैबिनेट। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हमारे कैबिनेट को एक स्टीयरिंग व्हील कहा गया शिप का, रामसे म्यूर के द्वारा। ठीक है, देन हम बात करते हैं लोवेल। इनका मानना है कि कैबिनेट इज़ अ की स्टोन ऑफ द पॉलिटिकल आर्च, यानी जो भी पॉलिटिकल आर्च है हमारी उसका की स्टोन, यानी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है हमारी कैबिनेट का। इसके बाद हम बात करते हैं सर जॉन मैरियट। इनका मानना है कि कैबिनेट इज़ द पाइवट अराउंड विच द होल पॉलिटिकल मशीनरी रिवॉल्व्स, यानी कैबिनेट एक मान लो एक सेंटर में है और इसके आसपास जो है जितनी भी पॉलिटिकल मशीनरी है वो सब रिवॉल्व करती है, बिकॉज कैबिनेट के जो भी डिसीजन होगा वो बाकी सबको फॉलो करना पड़ेगा और उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। देन हम बात करते हैं ग्लैडस्टोन की। इनका मानना है कि कैबिनेट इज़ अ सोलर ऑर्ब है जिसके अराउंड अदर बॉडीज़ रिवॉल्व करती है, लाइक जिस तरह से सन होता है, सन के आसपास प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, उस तरह से कैबिनेट को एकदम सोलर ऑर्ब कहा गया। उसके आसपास जो है आपकी जो भी बॉडीज़ है, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है या फिर जो भी आपके मिनिस्ट्रीज़ है, डिपार्टमेंट है, वो सब इसके आसपास रिवॉल्व करते हैं, उनके डिसीजन के हिसाब से वो चलते हैं।
बार्कर ने कहा है कैबिनेट इज़ अ मैग्नेट ऑफ पॉलिसी। एक मैग्नेट ऑफ पॉलिसीज लाइक जैसे आप मैग्नेट से कोई भी चिपक जाता है बाकी, ठीक है, तो उस तरह से कैबिनेट की जो पॉलिसीज़ होती है काम करती है। देन हम देखते हैं बेगी हॉट, इनका मानना है द कैबिनेट इज़ अ हाइफन दैट जॉइंस द बकल दैट बाइंड्स द एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट टुगेदर, ठीक है। तो यानी लेजिस्लेटिव जो लॉ बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव जो उसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो उसको कहीं ना कहीं ज्वाइन करने में, बाइंड करने में हमारे कैबिनेट का इंपॉर्टेंट रोल होता है। सर आइवर जेनिंग्स की बात करते हैं तो कैबिनेट इज़ द कोर ऑफ द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम का कैबिनेट एक कोर था एंड इट प्रोवाइड्स यूनिटी टू द ब्रिटिश सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। और एक तरह से यूनिटी देखने को मिलती थी ब्रिटिश सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में, और वही चीज़ को हमने भी फॉलो किया अपने जो हमारे जो पार्लियामेंट्री सिस्टम गवर्नमेंट है उसमें भी आपको कैबिनेट का सेम रोल देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं आपका LS एमरी, इनका मानना है कि कैबिनेट इज़ अ सेंट्रल डायरेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ गवर्नमेंट है, यानी जो भी गवर्नमेंट जिस तरीके से काम करेगी वो किसके डायरेक्शन से काम करेगी, कैबिनेट। तो कैबिनेट एक तरह से सेंटर पोजीशन पे जो डायरेक्ट करता है गवर्नमेंट को किस तरीके से काम करना है। द पोजीशन ऑफ कैबिनेट जो थी द ब्रिटिश गवर्नमेंट में हैज़ बिकम सो स्ट्रॉन्ग, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि जो रामसे म्यूर है उन्होंने इसको कहा था कि इट इज़ अ डिक्टेटरशिप ऑफ द कैबिनेट, ठीक है, क्योंकि आपने कैबिनेट की पोजीशन को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दी है। और उन्होंने अपनी एक बुक थी कि हाउ ब्रिटेन इज़ गवर्नड, उसमें उस बुक में उन्होंने लिखा भी था, ही राइट्स अ बॉडी विच वाइल्ड सच पावर एज दिस में फेयरली बी डिस्क्राइब्ड एज ओमनीपोटेंट इन थ्योरी, हाउएवर इनकैपेबल इट मे बी यूजिंग इट्स ओमनीपोटेंस, ठीक है। तो यहाँ पे जो किताब है रामसे म्योर की, जिस किताब में इन्होंने बता रखा है कि कैबिनेट जो है ब्रिटिश के टाइम पे, ब्रिटिश के एरा के टाइम पे आपको देखने को मिलेगा डिक्टेटरशिप का रोल प्ले करती है एंड उसको एक ओमनीपोटेंट कहा गया। ओमनीपोटेंट वो होता है जिसके पास काफ़ी ज़्यादा पावर होती है, और क्योंकि हम जानते हैं कि ऐसी कोई रूलिंग पार्टी जो काफ़ी ज़्यादा मेजॉरिटी में जीत के आई है और उसके पास इतनी पावर है, तो कहीं ना कहीं उनका कैबिनेट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ओमनीपोटेंट होगा और डिक्टेटरशिप जैसा रोल भी वो प्ले कर सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ किस बुक में मेंशन की गई है, रामसे म्योर की बुक में, जहाँ पे बोला है कि हाउ ब्रिटेन इज़ गवर्नड। तो ये सारी चीज़ें हमने जो भी एक्सपर्ट के व्यूज़ थे तो वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ आर्टिकल्स हैं एंड में। आर्टिकल नंबर 74 हमने ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर लिया था इन्हें। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो एड एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को। आर्टिकल नंबर 75 अदर प्रोविजन हैज़ टू मिनिस्टर। आर्टिकल नंबर 77 कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल नंबर 78 ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर एज रिस्पेक्ट द फर्निशिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन टू द प्रेसिडेंट। आर्टिकल नंबर 88 राइट्स ऑफ मिनिस्टर एज रिस्पेक्ट द हाउस, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश हो चुका है। अब हम कुछ क्वेश्चंस लिख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं जहाँ बोला गया है whenever the constitution requires the satisfaction of the president from the exercise of any power or function by him, it means पहला the person satisfaction of the president, second the satisfaction of the council of minister, या फिर the satisfaction of the member of parliament, या फिर none of the above. सेकेंड क्वेश्चन है which one of the following is not correct in relation to the council of minister. पहला है it is recognized by the constitution, the number of its member is not specified in the constitution, its working is as per the provision in the constitution, its member and their rank are decided by the prime minister. थर्ड क्वेश्चन है कि which one among the following features of the constitution of India is indicative of the fact that the real executive power is vested in the council of minister headed by the prime minister. पहला federalism, B representative legislature, C universal adult franchise, D parliamentary democracy. Fourth, according to the Constitution of India, if the President so require, it shall be the duty of the Prime Minister to submit for the consideration of the Council of Ministers any matter on which a decision has been taken by a minister but which has not been considered by the Council. This ensures pehla collective responsibility. Second, the status of Prime Minister as first among the equal. The power of President to nullify the decision of the minister. D, the inherent power of the minister to take a decision independent of the Council of Ministers. फिफ्थ क्वेश्चन है कंसिडर करना है फॉलोइंग स्टेटमेंट्स को। पहला स्टेटमेंट है ऑल डिसीजंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूनियन मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द प्रेसिडेंट। सेकेंड क्वेश्चन है मतलब सेकेंड पॉइंट है इसका कि द प्रेसिडेंट कैन कॉल फॉर द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द प्रपोजल फॉर लेजिस्लेशन। थर्ड है द प्रेसिडेंट कैन direct that any matter on which the decision has been taken by a minister should be placed before the council of minister. Fourth, the president has the right to address and send messages to the council of minister to elicit specific information. तो इनमें से आपको करेक्ट जो है बताना है। सिक्स्थ क्वेश्चन है आर्टिकल 74 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट, इनमें से कौन सा है जो आर्टिकल 74 को डिफाइन करता है। पहला है देयर शेल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट इन एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शन। B, there shall be council of minister with the prime minister at the head to aid and advise the president who shall in exercise of his function act in accordance with such advice. C, there shall be a council of minister
with the Prime Minister at the head to aid and advise the President, who shall in exercise of his function act in accordance with such advice, provided that the President may require the Council of Ministers to reconsider such advice either generally or otherwise, and the President shall act in accordance with advice tendered after such consideration. D. There shall be Council of Ministers with the Prime Minister at the head to aid and advise the President, who shall exercise his function act in accordance with such advice or otherwise on his own. तो इन चारों में से कोई एक है जो करेक्ट होगा, ठीक है, तो वो आपको पता करना है. क्वेश्चन नंबर 7 है, there shall be a council of ministers with the Prime Minister at the head to aid and advise the President, who shall in exercise of his function act in accordance with such advice. This provision of the Constitution has laid down by which of the following Constitution Amendment Act. तो इनमें से कौन सी अमेंडमेंट में ये चीज़ बोली गई थी वो आपको बतानी है. 8th क्वेश्चन है, द अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट टू द लोकसभा इस किस तरीके का होता है? इंटरमिटेंट, इनडायरेक्ट, एट द टाइम ऑफ इलेक्शन, डायरेक्ट, कॉन्टिन्यूस एंड कलेक्टिव. क्वेश्चन नंबर 9 है, assertion बोला गया है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कैबिनेट सिग्निफाई यूनिटी कोऑर्डिनेशन अमंग मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. रीजन, इट इज़ अ प्रेरोगेटिव ऑफ द प्राइम मिनिस्टर टू सेलेक्ट और ड्रॉप अ मेंबर ऑफ द कैबिनेट. तो पहले आपको फाइंड आउट करना है कि इंडिविजुअली दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं. देन आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए इज, मतलब वो है या नहीं आपको बताना है. नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन, जहाँ बोला गया है कि अकॉर्डिंग टू Article 74 of the Constitution, which of the following statement relating to the advice tendered by the Minister of the President would be correct? पहला, it shall not be inquired into any court. It shall be inquired into in the Supreme Court. It can be inquired into in all the court. It cannot be inquired into in the High Court. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, जहाँ बोला गया है हाउ आर द सैलरी एंड अलाउंस ऑफ द यूनियन मिनिस्टर डिटरमाइन. कौन डिटरमाइन करता है कि यूनियन मिनिस्टर की सैलरी अलाउंस क्या होगी? पहला, कैबिनेट सेक्रेटरी के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स. नेक्स्ट है 12th क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. पहला, द प्रेसिडेंट कैन नॉट फंक्शन विदाउट द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. सेकेंड, द सॉलिसिटर जनरल इज द हाइएस्ट लीगल अथॉरिटी ऑफ यूनियन कैबिनेट. नेक्स्ट है, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैन फंक्शन समटाइम्स इवन आफ्टर द डेथ और रेजिग्नेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. ठीक है. फोर्थ है, इन द एब्सेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर ओनली द होम मिनिस्टर कैन प्रिसाइड ओवर एमरजेंसी मीटिंग ऑफ द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. तो यहाँ पे आपको करेक्ट स्टेटमेंट जो फाइंड आउट करनी है. ठीक है. नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. पहला, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, रेजिग्नेशन ऑफ मिनिस्टर, ऑफिस ऑफ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर. तो इसमें से करेक्ट आंसर आपको फाइंड आउट करना है. तो सिर्फ MCQs ही आपको दिखेंगे, बिकॉज मेन से कोई अच्छा सा क्वेश्चन मुझे मिला नहीं इस चैप्टर से रिलेटेड. अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, देन आपको उसको आंसर करने के लिए हम बेसिकली आंसर आपको कर देंगे जल्द से जल्द. तो आज की वीडियो में यहीं पे एंड करते हैं. आप इन क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स के नीचे लिख सकते हैं. देन कल की वीडियो में आपको इन क्वेश्चंस के सोल्यूशंस मिल जाएंगे. अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग.